नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल दौरे पर गए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर आज तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने पथराव किया। कोलकाता के 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर जाते समय टीएमसी समर्थकों ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की, गाड़ियों पर पथराव किया। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। एक बड़ा सा पत्थर उनकी कार के शीशे को तोड़ते हुए अंदर तक जा लगा, जिसमें वो घायल हो गए हैं। साथ ही काफिले के पीछे पीछे बाइक से चल रहे दूसरे कार्यकर्ताओं को भी पीटा है। नड्डा की सुरक्षा में लापरवाही पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से इसकी रिपोर्ट मांगी। सुरक्षा में लापरवाही पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सरकार से ये रिपोर्ट तलब करते हुए पूरे घटना के पीछे जानकारी मांगी। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत भाजपा के सभी नेताओं ने कहा, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की चीज बची नहीं है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इसे भाजपा की नौटंकी बताया। और मेरे ड्राइवर को चोट आई है, सिक्योरिटी को चोट आई है, मुझे भी चोट आई है। और मैं समझता हूँ कि अराजकता की हद है। ये बंगाल में क्या किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस प्रकार स्वागत होता है क्या? मैं बंगाल की जनता से पूछना चाहता हूँ। और इस गुंडागर्दी का जवाब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो देगा ही, पश्चिम बंगाल का एक एक नागरिक इस गुंडागर्दी के खिलाफ खड़ा है और ममता बनर्जी के इस गुंडिज्म को जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और बंगाल का एक एक नागरिक देने का काम इस देश के अंदर करेगा। ममता दीदी, नड्डा जी की गाड़ी पर फेंका गया पत्थर बंगाल में टीएमसी के कफन में अंतिम कील साबित होगा। न बंगाल ये हमला बर्दाश्त करेगा, न देश ये हमला बर्दाश्त करेगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को कमबैक कराने में अहम किरदार निभाने वाले कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का बीजेपी संगठन में कद और बढ़ गया। उनकी कुशल संगठनात्मक क्षमता के चलते उन्हें पश्चिम बंगाल के प्रभारी के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी संगठन ने नरोत्तम मिश्रा को पश्चिम बंगाल के आसनसोल इलाके की 48 विधानसभा सीटों का प्रभारी बनाया। हालांकि इससे पहले भी वो उत्तर प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव के प्रभारी के तौर पर बीजेपी को कामयाबियां दिला चुके हैं। राज्यों के चुनाव में मिली इन्हीं सफलताओं के चलते नरोत्तम मिश्रा की गिनती बीजेपी के कुशल प्रबंधक के तौर पर होने लगी। अब वेस्ट बंगाल जैसे राज्य में जिम्मेदारी को लेकर कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सब नेता हैं और सबको काम दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन गौरवशाली है कि देश के आधे से ज़्यादा राज्यों में चुनाव लड़ाने का काम भाजपा के नेताओं ने, मध्य प्रदेश के नेताओं ने किया है और उसी के तहत नरोत्तम जी को पश्चिम बंगाल का काम दिया गया है। तो मुझे जिस तरह कैलाश विजयवर्गीय जी को मध्य प्रदेश से बाहर कर दिया राजनीतिक पृष्ठभूमि से, ऐसे ही शायद नरोत्तम मिश्रा जी के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो आंतरिक षड्यंत्र भी करती है और भारतीय जनता पार्टी में स्वयं के नेताओं को खाने का एक चरित्र है, उस चरित्र का प्रस्तुतिकरण चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के बेटे की शादी में शामिल होने छिंदवाड़ा पहुंचे। अपने प्रवास के दौरान माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे प्रदेश सरकार की मुहिम को उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस समर्थित कार्यकर्ताओं पर द्वेषपूर्वक और दुर्भावना से ग्रसित कार्रवाई की जा रही है। वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दिग्गी ने कहा, केंद्र के तीनों कानून किसान विरोधी हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ कमलनाथ के नेतृत्व में उतरेगी। प्रदेश सरकार असफलता को छिपाने के लिए लव जिहाद जैसे कानून का सहारा यहां ले रही। मोदी जी का सोच और विचार पूरी तरीके से कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ है और पूरे देश में 15-16 बड़े कॉरपोरेट्स हैं, केवल वही आगे बढ़ रहे हैं, बाकी छोटा मध्यम व्यापारी समाप्त हो रहा है। और इसी किसान कानून में ये छोटे मध्यम व्यापारी केवल एक ये
कमीशन एजेंट हो जाएंगे बड़े बड़े व्यापारियों के, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने आज सीएम शिवराज सिंह से मुलाकात की और उन्हें यूपी दौरे को लेकर जानकारी दी। रामेश्वर शर्मा ने बताया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने देश में संसदीय प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाने के लिए 7 राज्यों के विधानसभा स्पीकर की समिति बनाई, जिसकी पहली बैठक जनवरी में भोपाल में आयोजित की जाएगी। रामेश्वर शर्मा ने इसी बैठक को लेकर सीएम शिवराज सिंह से चर्चा की। रामेश्वर शर्मा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से हुई मुलाकात और यूपी के लव जिहाद कानून के अध्यादेश के अध्ययन पर कहा कि मध्य प्रदेश में बनने वाला लव जिहाद का कानून ज्यादा कठोर है। वहीं विधानसभा की सत्र की अवधि बढ़ाने के विपक्ष की मांग पर कहा इसका फैसला सर्वदलीय बैठक में लिया जाएगा। मध्य प्रदेश का जो लव जिहाद का कानून है वो बहुत कठोर बन रहा है और स्वयं वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि मध्य प्रदेश भी लव जिहाद पर जो शिवराज जी कानून बना रहे हैं वो बहुत अच्छा है, कठोर है। उत्तर प्रदेश में भी इस पे कानून बना के उन्हें अध्यादेश लाके लागू कर दिया है। कुल मिलाकर दोनों प्रदेशों की नहीं बल्कि 7 स्टेट अब इसमें सम्मिलित हो गए। मध्य प्रदेश में मेयर और अध्यक्ष पद का आरक्षण तय होते ही अब जल्दी ही नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि 15 दिसंबर के बाद कभी भी नगरीय निकाय चुनाव की तारीखें आ जाएंगी। जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में चुनाव हो सकते हैं। राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ चुके हैं। टिकट के दावेदार बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश दफ्तरों के चक्कर लगाने लगे हैं। बीजेपी का कहना है पार्टी ने सभी नगरीय निकायों में एक तरफा कब्जा करने की तैयारी पहले से कर रखी है, तो इधर कांग्रेस का कहना है उपचुनाव के बाद से ही कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव फतह करने की तैयारी में जुटी है। पार्टी ने अभी आप देख रहे हैं लगातार हमारे प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं हर मंडल स्तर पे, उसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण कर रहे हैं। तो हम तो चुनाव की तैयारी में बैठे हैं। तो अब ये तो कांग्रेस से पूछना चाहिए, जो चुनाव होने के बाद ईवीएम से लेके जनता पे आरोप लगाती है। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। हमारे हर वार्ड में कार्यकर्ता सक्रिय हैं और जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके तुरंत बाद से ही कांग्रेस ने अपने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। तो कांग्रेस को कोई भी दिक्कत नहीं है, जब भी चाहे चुनाव। और आपको बता दें कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी नेताओं पर हमला हुआ, सुनवाते हैं आपको। सक्षम रहे वे और उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे जहां इंटरैक्शन होते रहे, पॉलिटिकल डिस्कोर्स होते रहे, पॉलिटिकल डिबेट्स होते रहे, क्या आज इस तरीके की कल्पना ममता जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि देयर विल बी नो डिबेट, देयर विल बी नो डिस्कशन? मैं ममता जी को बताना चाहता हूं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता सभी कंस्टिट्यूएंसीज में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा, कमल खिलाएगा और विचारधारा के आदान प्रदान से लोगों का दिल जीतेगा। इसके लिए हम काम करने वाले हैं। हम इस तरीके की घटना को कभी सहने वाले नहीं हैं। और इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जब हम बात करते हैं तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज आज के ही दिन मिला था। और नोबेल प्राइज में जो गीतांजलि लिखी थी उसमें उन्होंने कहा था कि जब सर ऊंचा रहता है और विचारों से कोई डरता नहीं है तो वह सबसे उत्तम स्थिति होती है। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था विच सेड वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, today the head is down and people of Bengal are full of fear। यह स्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। आज अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स डे है। यह ह्यूमन राइट्स का जीता जागता जो तस्वीर आज बंगाल में मुझे देखने को मिली, मैं तो छात्र आंदोलन से निकल करके आया हूं, मैं तो ये सब चीजों को देखता आया हूं। इससे हम रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दी मेंटालिटी ऑफ ममता जी। उनके विचार, उनके सोच के बारे में यह बताती है, इसको भी हमको समझना चाहिए।
आज जब हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो मुझे बताया गया कि ममता जी ने कहा कि मैं विवेकानंद के हिंदुइज्म को मानती हूं। ये उनका आज वक्तव्य आया है। विवेकानंद जी के हिंदुइज्म का शायद पढ़ने लिखने का शौक कम है, इसलिए जानकारियां कम है ममता जी को। शिकागो के भाषण में हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ल्ड टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है और उनकी जो दृष्टि है और दिशा है वो हम सबको मालूम है कि वो किस तरीके से सोच रही हैं। तो ये विषय मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं। अभी मुझे बताया गया कि उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी संज्ञाएं दी हैं और बहुत सारे विचार दिए हैं और बहुत सारी शब्दावली दी है। ममता जी, ये आपके संस्कारों के बारे में बताता है। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो पश्चिम बंगाल में उनके काफिले पर और कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर जो हमला हुआ उस पर घेर रहे थे टीएमसी को और वहां की सरकार को, उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमला हुआ ये वैचारिक पतन की एक निशानी है। लौटते हैं मध्य प्रदेश की खबरों पर। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में प्राइमरी स्कूल खोलने को लेकर स्कूल संचालक दो फाड़ हो चुके हैं। एसोसिएशन ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल संगठन ने स्कूल नहीं खोलने पर आंदोलन की चेतावनी दी, तो मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन फिलहाल प्राइमरी स्कूल खोलने के पक्ष में कतई नहीं है। एसोसिएशन ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल संगठन ने प्राइमरी स्कूल 15 जनवरी 2021 से खोलने की डिमांड की। इसके लिए 14 दिसंबर को आंदोलन की बात कही है। इसके बाद भी सुनवाई नहीं होती तो ऑनलाइन क्लासेस बंद करने की चेतावनी दी। इधर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि कोरोना काल में छोटे बच्चों को स्कूल नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि छोटे बच्चों से कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराना व्यावहारिक नहीं है। संगठन का कहना है कि सरकार हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने का फैसला लेती है तो स्वागत है, लेकिन वैक्सीन आने तक छोटे बच्चों के स्कूल नहीं खुलना चाहिए। जबकि मध्य प्रदेश अभिभावक संघ ने प्राइमरी स्कूल 31 मार्च तक बंद रखने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। मध्य प्रदेश के जितने भी संगठन हैं, चर्चा हुई, स्कूल खोलने की बात हुई। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन चाहता है कि कक्षा 5वीं तक या जो 10 साल के बच्चे हैं कोविड के नियम के अंतर्गत तो बाहर नहीं निकल सकते। अगर छोटे बच्चों का स्कूल खोलना ही है तो 6वीं से खोला जाए, 6वीं से ऊपर तक के स्कूल खोले जाएं। साल कोरोना के कारण पूरा सत्र खत्म होने जा रहा है, जबकि निजी स्कूल संचालक ये चीज़ मानने को तैयार हैं कि 60% उपस्थिति दर्ज नहीं हो रही है। इसलिए पहली से लेकर 8वीं तक जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है उस निर्णय को पालक महासंघ धन्यवाद देता है कि स्कूल 31 मार्च तक बंद रहे हैं। और हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राकेश, अब तो संगठन भी दो अलग अलग तरह की मांगे कर रहे हैं, एक खोलने के पक्ष में है, दूसरा खोलने के विरोध में, लेकिन उस गाइडलाइन का क्या होगा जिसके बिना बच्चों को कभी भी किसी भी स्तर के बच्चों को बुलाना नहीं चाहिए? देखिए बिल्कुल पुनीत, और जब मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने की कवायद चल रही थी, जब सरकार ने प्राइमरी स्कूल 31 मार्च तक बंद करने का फैसला नहीं लिया था, उससे पहले मध्य प्रदेश बाल अधिकार आयोग की बात करें तो उसने सरकार को जो है एक गाइडलाइन जारी की थी कोविड-19 की, जिसके तहत तमाम स्कूलों में वो सब गाइडलाइन का पालन कराना है जो कि कोविड-19 की गाइडलाइन है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर सभी बच्चों के लिए मास्क, लगातार जो सैनिटाइजेशन, यहाँ तक कि बसों में भी सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से पालन होगा इसको लेकर एक पत्र उच्च जो स्कूल शिक्षा विभाग को लिखा था। और उस पत्र के बाद असर यह हुआ कि सरकार ने फैसला हाल ही में लिया है कि 31 मार्च तक प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। लेकिन इस बीच जो अनएडेड जो स्कूल एसोसिएशन है उसकी ये डिमांड है, उसकी ये मांग है कि स्कूल खोले जाना चाहिए। और जो दूसरी बात करें प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उसका ये कहना है कि प्राइमरी स्कूल नहीं खोलना चाहिए। मध्य प्रदेश अभिभावक संघ जो कि कोरोना काल के साथ से ही लगातार मोर्चा खोले हुए, उसका भी ये कहना है कि किसी भी कीमत पर, चूंकि अब शिक्षण सत्र समाप्त होने को है, ऐसे में स्कूल नहीं खोलना चाहिए। लेकिन जो एक प्रेशर जो जरूर एक संगठन की ओर से सरकार पर क्रिएट किया गया है, ये कहा गया है कि 14 दिसंबर को समूचे मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और यदि उसके बाद भी स्कूल नहीं खोले गए तो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो बंद कर दी जाएंगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, यदि स्कूल खोलने की परमिशन दी जाती है तो किस तरह से स्कूलों का संचालन होगा? छोटे बच्चे जो कि घर पे अपने मम्मी और पापा की बात नहीं मानते, वो क्या मास्क लगा पाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे?
जो स्कूलों में लगातार जिन चेयर्स पर बैठेंगे वहाँ पर जो सैनिटाइजेशन क्या प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात, यदि 5-6 साल के बच्चे को जो दूसरे बच्चे से मिलना यदि चाहेगा तो उसको शिक्षक कैसे रोकेंगे। तो ये तमाम जो गाइडलाइन है व्यवहारिक रूप से ये छोटे बच्चों पर लागू नहीं हो पाएगी, क्योंकि छोटे बच्चों को स्कूल में इसका पालन कराना एक बड़ा जो है जिम्मेदारी रहेगी और इसका पालन कराया भी नहीं जा सकता। चाहे हम बसों की बात करें, बसों में भी क्षमता से 50% बच्चे दूर बैठाना होगी, लेकिन क्या बच्चे वहाँ पर बैठेंगे, क्या बच्चे नहीं मानेंगे। तो ये जो व्यवहारिक रूप से जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, ऐसे में सरकार ने फिलहाल फैसला लिया है कि 31 मार्च तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। लेकिन जो अनएडेड संगठन है उसकी ये लगातार मांग है कि स्कूल खोले जाना चाहिए। और संगठन ने तो सरकार को ये भी सिफारिश भेजी है कि 15 जो जनवरी से के बाद जो प्राइमरी स्कूल है वो भी खोल देना चाहिए। अलग अलग स्कूलों खोलने के लिए अलग अलग गाइडलाइन जारी की है, जिसमें यह कहा गया है कि 15 दिसंबर से जो स्कूल है फुल फ्लेज खोले जाने चाहिए। लेकिन हम वर्तमान में स्कूलों की बात करें तो फिलहाल जो हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल है वो आंशिक रूप से खोले हुए हैं। कोई बच्चा यदि अपनी कोई जिज्ञासा लेकर स्कूल जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन अनिवार्य स्कूल जाना नहीं है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि संगठन की ओर से एक सरकार पर ये जरूर दबाव बनाया गया है, लेकिन जो दूसरा संगठन है इसके साथ ही जो अभिभावक संघ है उसने जरूर इस पूरे जो मांग की खिलाफत की है और साफ तौर पर कहा यदि ऐसी कंडीशन में स्कूल खोले जाएंगे तो फिर वो सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन जो पुनीत आपने बड़ी बात कही है कि यदि स्कूल खोले जाते हैं और छोटे बच्चों के लिए कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कैसे कराया जाएगा, इसका फार्मूला किसी के पास नहीं है। चाहे हम सरकार की बात करें या फिर स्कूल संचालकों की बात करें, इसका जो फार्मूला उनके पास फिलहाल नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि एक बड़ी चिंता बच्चों की कोविड गाइडलाइन के पालन कराने को लेकर स्कूलों की दिखनी चाहिए। फिलहाल इस बात को लेकर डिस्कशन है कि क्या स्कूल खोले जाएं अथवा ना खोले जाएं। और चलिए अब देखते हैं इस वक्त तक की बिग न्यूज। पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर हमला हुआ। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई शहरों में ममता बनर्जी के पुतले फूंके। जेपी नड्डा ने कहा, बंगाल में प्रशासन नाम की कोई चीज बची नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नए संसद भवन की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भवन आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक होगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी शामिल हुई। दिल्ली में 15 दिनों से किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कानून के फायदे गिनाए। कहा कि सरकार आपत्तियों पर बातचीत को तैयार है। किसान नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर बातचीत के जरिए मूर्ख बनाने का आरोप लगाया। निगम मंडल में नियुक्तियों को सीएम भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बाद भी हमने सभी के साथ मिलकर रायशुमारी की। इधर बिजमोहन अग्रवाल ने कहा, मुख्यमंत्री के बयान से स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।